हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो ब्रह्मास्त्र के 8 पार्ट में अपन लोग जो है शरीर और इंद्रिय स्थान के जो क्वेश्चन पेपर है उसकी प्रैक्टिस कर रहे थे। तो आज जो है मैं आपके सामने जो सेकंड पार्ट है उसके क्वेश्चंस आपके सामने प्लॉट करता हूँ। आप लोग अपने आंसर जो है तैयार, मतलब ऑप्शन के बाद में तैयार रखना, ठीक है, क्वेश्चन के बाद में। और जैसा मैंने बोला है कि अपनी नंबरिंग दिया करो, सही आंसर में 1 और अगर गलत आंसर हो रहा है तो 0। तो सबसे पहला आज का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने मैं यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने ये है, आचार्य चरक अनुसार गर्भावस्था में स्त्री के अधिक शयन करने से किस दोष से युक्त संतान पैदा होती है। 51 नंबर का क्वेश्चन है ये। आचार्य चरक के अनुसार गर्भावस्था में स्त्री के अधिक शयन करने से किस दोष से युक्त संतान पैदा होता है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है उदावर्त, ऑप्शन बी है अनह, ऑप्शन सी है मंदग्नि और ऑप्शन डी है अपस्मार। अगेन क्वेश्चन 51 नंबर का। नाउ फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करना। आचार्य चरक अनुसार गर्भावस्था में स्त्री के अधिक शयन करने से किस दोष से युक्त संतान उत्पन्न होते हैं। तो मेनली मंद अग्नि से युक्त संतान की उत्पत्ति होती है। तो आंसर क्या जाएगा आपका, सी जाएगा 51 का। नाउ मैच कर लो अपने अपने आंसर से। फिर 52 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ। 52 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, आचार्य चरक अनुसार गर्भिणी द्वारा किस प्रकार का आहार करने पर संतान नेत्र रोग, त्वक रोग और रक्त पित्त रोग से पीड़ित होती है। 52 नंबर का क्वेश्चन है, आचार्य चरक अनुसार गर्भिणी द्वारा किस प्रकार का आहार करने पर संतान नेत्र रोग, त्वक रोग और रक्त पित्त रोग से पीड़ित होते हैं। 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है आपका मधुर रसयुक्त, ऑप्शन बी है आपका अम्ल रसयुक्त, ऑप्शन सी है लवण रसयुक्त और ऑप्शन डी है आपका कषाय रसयुक्त। 52 नंबर क्वेश्चन, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो आचार्य चरक अनुसार गर्भिणी द्वारा किस प्रकार का आहार करने पर संतान में नेत्र रोग, त्वक रोग और रक्त पित्त रोग से जो है पीड़ित रहते हैं। तो मेनली आपका जो है अम्ल रसयुक्त जब आहार विहार का सेवन करती है तो जो है संतान को यह दोष उत्पन्न होते हैं। तो आपका 52 का क्या जाएगा, बी आंसर जाएगा। नाउ 52 के बाद में 53 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो 53 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या पूछा गया है 53 में, तो आचार्य चरक अनुसार पुंसवन कर्म में वट वृक्ष की सूंग के साथ किसका प्रयोग करना चाहिए। आचार्य चरक अनुसार पुंसवन कर्म में वट वृक्ष की सूंग के साथ किसका प्रयोग करना चाहिए। 53 नंबर का क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है आपका 2 उड़द, ऑप्शन बी है आपका 2 गौर सरसप, ऑप्शन सी है आपका 2 राई और ऑप्शन डी है आपका ए और बी दोनों। आचार्य चरक अनुसार पुंसवन कर्म में वट वृक्ष की सूंग के साथ किसका प्रयोग करना चाहिए, बताओ। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपना अपना आंसर मैच कर लेना। तो 2 उड़द और 2 गौर सरसप, यह आंसर जाएगा आपका। तो 53 का आपका डी आंसर जाएगा। नाउ 54 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो 54 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा। क्या बोला गया 54 नंबर के क्वेश्चन में, तो आचार्य चरक के अनुसार शूद्र स्त्री द्वारा इच्छा अनुसार पुत्र प्राप्ति के लिए क्या विधान है। तो शूद्र स्त्री, आचार्य चरक अनुसार शूद्र स्त्री द्वारा इच्छा अनुसार पुत्र प्राप्ति के लिए क्या विधान है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है सभी के समान हवन, ऑप्शन बी है स्वयं द्वारा ही हवन, स्वयं द्वारा किया गया हवन और ऑप्शन सी है आपका वैश्य समान हवन और ऑप्शन डी है देवता अग्नि गुरु को नमस्कार मात्र। 54 का आंसर बताओ आप लोग। तो 54 का आंसर है, फाइनल आंसर मैं बता रहा हूं। तो 54 का आपका आंसर है। क्या बोला गया, आचार्य चरक अनुसार शूद्र स्त्री द्वारा इच्छा अनुसार पुत्र प्राप्ति के लिए देवता अग्नि गुरु को नमस्कार मात्र करना चाहिए। तो 54 का आपका आंसर जाएगा डी। नाउ 56 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन 55 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। तो 55 नंबर का क्वेश्चन ये रहा, किस प्रकार के नख वाले शिशु दीर्घायु माना जाता है। आचार्य चरक अनुसार किस प्रकार के नख वाले शिशु दीर्घायु माना जाता है। ऑप्शन ए है आपका रक्तवर्णी व ऊपर की ओर ओठ
ऊपर की ओर उठे हुए। ऑप्शन बी है ताम्रवर्णी व ऊपर की ओर उठे हुए। ऑप्शन सी है रक्तवर्णी व समतल और ऑप्शन डी है आपका ताम्रवर्णी व समतल। 55 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आप लोग देखो। फाइनल आंसर कर लिए? मैं आंसर बता रहा हूँ अपना अपना सही आंसर बता रहा हूँ, उसके साथ मैच कर लेना। तो आपका बोला गया है कि ताम्रवर्णी व ऊपर की ओर उठे हुए जो नख वाले जो संतान होता है, इस प्रकार का जो संतान होता है वो दीर्घायु प्राप्त करते हैं। तो ये आपका आंसर जाएगा बी 55 का। 56 नंबर के क्वेश्चन की ओर अब आते हैं। तो 56 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या बोला गया 56 नंबर के क्वेश्चन में? तो आचार्य चरक के अनुसार रजस्त्राव से किस दिन पर स्त्री को शरीर पर उबटन लगाने को कहा गया है? 56 नंबर का बोला गया है आचार्य चरक के अनुसार रजस्त्राव से किस दिन पर स्त्री को शरीर में उबटन लगाने को कहा गया है। ये 56 नंबर का क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है तीसरे दिन, ऑप्शन बी है चौथे दिन, ऑप्शन सी है 10वें दिन और ऑप्शन डी है रजस्त्राव आरंभ होते ही। 56 का आप लोग को आंसर देना है। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो आचार्य चरक अनुसार रजस्त्राव से किस दिन पर स्त्री को शरीर पर उपटन लगाने को कहा गया है? तो रजस्त्राव से चौथे दिन पर मेनली शरीर पर उपटन लगाने को बोला गया है। तो बी आंसर जाएगा 56 का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 56 के बाद में 57 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ। मैच करते चलो सही सही आंसर जो मैं बताते जा रहा हूँ अपने अपने आंसर दे करके। तो 57 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या बोला गया है? जो गर्भिणी निरंतर लवण रस का प्रयोग करती है उसकी संतान किस रोग से ग्रसित हो जाती है? अगेन क्वेश्चन समझो 57 नंबर का। जो गर्भिणी निरंतर लवण रस का प्रयोग करती है उसकी संतान किस रोग से ग्रसित हो जाती है? ऑप्शन ए है आपका वली, ऑप्शन बी है पलित, ऑप्शन ए है वालित, ऑप्शन बी है पालित, ऑप्शन सी है खालित और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। 57 नंबर का क्वेश्चन है। फाइनल आंसर पुटअप कर लिया। अब मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करना। तो जो गर्भिणी निरंतर लवण रस का प्रयोग करती है उसकी संतान वालित्य, पालित्य और खालित्य तीनों रोग से जो है ग्रसित होती है। तो आंसर क्या जाएगा आपका? डी आंसर जाएगा 56 का आपका डी। नाउ 58 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो 58 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या पूछा गया है 58 नंबर के क्वेश्चन में? तो यहाँ पे बोला गया है किस स्त्री की संतान अनहग्रस्त हो सकती है। 58 नंबर का क्वेश्चन है किस स्त्री की संतान अनहग्रस्त हो सकती है। ऑप्शन ए है आपका कटु नित्य, ऑप्शन बी है आपका तिक्त नित्य, ऑप्शन सी है कषाय नित्य और ऑप्शन डी है लवण नित्य। 58 नंबर का क्वेश्चन का आंसर देना है आप लोगों को। कटु नित्य, तिक्त नित्य, कषाय नित्य, लवण नित्य। फाइनल आंसर बता रहा हूँ। तो किस स्त्री की संतान अनह से ग्रस्त हो सकती है? तो आंसर है आपका कटु नित्य। आंसर जाएगा सी 58 का आपका सी। नाउ 59 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो 59 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा। क्या बोला गया है? चरक अनुसार जात मात्रा में नाल छेदन नाभि से कितनी दूरी पर करना चाहिए? 59 नंबर का क्वेश्चन है। चरक अनुसार जात मात्रा में नाल छेदन नाभि से कितनी दूरी पर करनी चाहिए? ऑप्शन ए है आपका 12 उंगली, ऑप्शन बी है आपका 6 अंगुल, ऑप्शन सी है आपका 8 अंगुल और ऑप्शन डी है आपका 10 अंगुल। 59 नंबर का आंसर देना है आप लोगों को। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करना है। 59 नंबर। तो चरक अनुसार जात मात्रा में नाल छेदन नाभि से कितनी दूरी पे करना चाहिए? तो नाल छेदन की जो दूरी है वो 8 अंगुल बताएगी। आंसर जाएगा आपका सी 59 का। और 60 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो 60 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा। क्या बोला गया 60 नंबर के क्वेश्चन में? तो नाभिनाल कर्तनजन्य विकार में विशेषतः निम्न दोष नाशक चिकित्सा करनी चाहिए। 60 क्वेश्चन है। नाभिनाल कर्तनजन्य विकार में विशेषतः कौन सी चिकित्सा करना है, कौन सा दोषनाशक चिकित्सा करना है? ऑप्शन ए है आपका वात पित्तनाशक, ऑप्शन बी है आपका वात कफनाशक, ऑप्शन सी है आपका कफ पित्तनाशक और ऑप्शन डी है आपका त्रिदोष। 61 का आंसर 60 का आंसर बताओ। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करना। तो नाभिनाल कर्तनजन्य विकार में विशेषतः कौन सा दोषनाशक चिकित्सा करना है? तो वात पित्त दोषनाशक चिकित्सा करना है। तो 60 का आपका आंसर जाएगा ए।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 61 नंबर का जो क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने प्लॉट कर रहा हूँ। तो 61 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा। क्या बोला गया 61 नंबर के क्वेश्चन में? तो चरक अनुसार कृष्ण वर्ण की उत्पत्ति किससे होती है? आचार्य चरक अनुसार 61 नंबर का क्वेश्चन है, कृष्ण वर्ण की उत्पत्ति किससे होती है? ऑप्शन ए है तेज प्लस जल, ऑप्शन बी है तेज पृथ्वी आकाश, ऑप्शन सी है वायु पृथ्वी तेज, ऑप्शन डी है तेज और वायु। 61 नंबर का क्वेश्चन का आंसर देना है आप लोगों को। नाउ फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो बोला गया है कृष्ण वर्ण की जो उत्पत्ति होती है वो किससे होती है? तो मेनली आपका वायु पृथ्वी और तेज ये मिलकर के क्या है कृष्ण वर्ण की उत्पत्ति करते हैं। तो आंसर क्या जाएगा आपका? सी ही जाएगा यहाँ पे आंसर 61 का। नाउ 62 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 62 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चरक अनुसार सूतिका स्वस्थ ऋतु का समय है। चरक अनुसार सूतिका स्वस्थ ऋतु का समय है, ये क्वेश्चन पूछा गया 62। ऑप्शन है आपका 7 डेज, ऑप्शन बी है आपका 15 डेज, ऑप्शन सी है 30 डेज और ऑप्शन डी है आपको 45 डेज। फाइनल आंसर बताओ। नाउ फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करना। 62 का चरक अनुसार सूतिका स्वस्थ ऋतु का समय होता है कितने दिन का? तो 7 डेज का होता है चरक अनुसार, 7 दिन बताए गए हैं। तो 62 का आपका आंसर जाएगा ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं, अपने अपने आंसर मैच करते चलो। तो यहाँ पे 63 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है। क्या पूछा गया 63 नंबर के क्वेश्चन में? आचार्य चरक अनुसार अव्यपन्न शुक्र प्राप्ति के लिए पुरुष को शरीर शुद्धि के बाद क्या करने को कहा गया है? 63 नंबर का क्वेश्चन है। आचार्य चरक के अनुसार अव्यपन्न शुक्र प्राप्ति के लिए पुरुष को शरीर शुद्धि के बाद क्या करने को कहा गया है? ऑप्शन ए है आपका स्थापन वस्ती, ऑप्शन बी है अनुवासन वस्ती, ऑप्शन सी है मधु औषध से संस्कृत घृत और दूध और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। फाइनल आंसर बताओ 63 का। अब फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो आचार्य चरक अनुसार अव्यपन्न शुक्र प्राप्ति के लिए पुरुष को शरीर शुद्धि के बाद क्या करने को कहा गया है? तो मेनली स्थापन वस्ती, अनुवासन वस्ती तथा मधुर औषधि से संस्कृत घृत व दूध ये मेनली प्रयोग करने के विषय में बताया गया। तो उपयुक्त सभी जाएगा आंसर। तो 63 का आपका डी आंसर जाएगा यहाँ पे। नाउ 64th नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो 64th नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन है। क्या बोला गया है 64th में? तो चरक अनुसार गर्भिणी को दूध व घृत के साथ यवागुपान किस मास में कराना चाहिए? 64th नंबर का क्वेश्चन है। चरक अनुसार गर्भिणी को दूध व घृत के साथ यवागुपान किस मास में कराना चाहिए? ऑप्शन ए है आपका चतुर्थ मास, ऑप्शन बी है सप्तक, ऑप्शन सी है अष्टम और ऑप्शन डी है नवम। तो गर्भिणी को दूध व घृत के साथ यवागुपान किस मास में कराना चाहिए? 64th नंबर का क्वेश्चन है। नाउ फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो मेनली अष्टम मास बताया गया है। तो सी आंसर जाएगा इसका 64th का। फिर 65th नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 65th नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा। क्या बोला गया 65th नंबर के क्वेश्चन में? तो 65th नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है प्रेत जीवा होती है। प्रेत जीवा होती है 65th नंबर का क्वेश्चन। ऑप्शन ए है गुरु कंटक युक्त, ऑप्शन बी है स्तब्ध निश्चेतन, ऑप्शन सी है श्याव शुष्क शोथ युक्त और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। 65th नंबर का आपको आंसर देना है। नाउ फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो प्रेत जीवा होती है, तो प्रेत जीवा किसको बोला गया है? तो सभी को बोला गया है। उपरोक्त सभी आंसर जाएगा यहाँ पे। गुरु कंटक युक्त स्तब्ध निश्चेतन और श्याव शुष्क शोथ युक्त, तो उपरोक्त सभी जाएगा 65th का। मैच करते चलो। नाउ 66 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ। तो 66 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या बोला गया है 66 नंबर के क्वेश्चन में? तो मृत्यु के समय कौन से अवयव अति शीतल और कठिन अथवा मृदु हो जाते हैं? 66 नंबर का क्वेश्चन है, मृत्यु के समय कौन सा अवयव अति शीत कठिन अथवा मृदु हो जाते हैं? ऑप्शन ए है आपका मन्या तालु, ऑप्शन बी है हस्त, ऑप्शन सी है पाद और ऑप्शन डी है सभी। 66 का आपको आंसर देना है। नाउ फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना।
तो मृत्यु के समय कौन सा अवयव अति शीत और कठिन अथवा मृदु हो जाती है? तो आपका मन्या, तालु, हस्त, पाद सभी चीज़ें जो है मृदु व कठिन हो जाती हैं। तो ये आपका आंसर जाएगा डी 66 का। 67 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो 67 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा। क्या पूछा गया 67 नंबर के क्वेश्चन में? तो दंत विषयक अरिष्ट में उत्पन्न लक्षण है। तो दंत विषयक अरिष्ट में उत्पन्न लक्षण क्या है? ऑप्शन ए है आपका पुष्पिता, ऑप्शन बी है आपका पंख संवृता, ऑप्शन सी है आपका अस्थि श्वेता द्विजा, ऑप्शन डी है आपका उपयुक्त सभी। अगेन क्वेश्चन आप लोग अच्छे से पढ़ लो 67 नंबर का। नाउ फाइनल आंसर पुट अप करो। तो मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करो। तो दंत विषयक अरिष्ट में उत्पन्न जो लक्षण होता है वो सभी लक्षण आपको आएंगे। तो उपयुक्त सभी जाएगा, यहाँ पे डी जाएगा आंसर 67 का। 68 नंबर के क्वेश्चन की ओर अब आते हैं। तो 68 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या बोला गया 68 नंबर के क्वेश्चन में? तो रोगी के भौहों और सिर में सीमांत उत्पन्न होना कितने दिनों का अरिष्ट है? तो रोगों के भौहों और सिर में सीमांत उत्पन्न होना कितने दिनों का अरिष्ट है? 68 नंबर का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 10 दिन का, ऑप्शन बी है 3 दिन का, ऑप्शन सी है 15 दिन का और ऑप्शन डी है 1 मास का। 68 नंबर का आंसर बताइए आप लोग। रोगी के भौहों और सिर में सीमांत उत्पन्न होना कितने दिनों का अरिष्ट है? फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। ये क्वेश्चन आपका पहले भी रिपीट हो चुका है स्टेटमेंट वाले में। तो 3 दिन का है। 68 का आपका क्या जाएगा? बी जाएगा आंसर। 69 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो 69 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा। क्या पूछा गया इसमें? तो 69 नंबर के क्वेश्चन में आपका पूछा गया है शिरोगत प्रतिछाया विषयक अरिष्ट में प्रतिछाया होती है। क्या होती है प्रतिछाया? ऑप्शन ए है आपका सिर नीचे और पैर ऊपर, ऑप्शन बी है टेढ़ी मेढ़ी होती है, ऑप्शन सी है सिर रहित होती है और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। 69 का आंसर देना है आप लोगों को। फाइनल आंसर पुटअप कर लिए। अब मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो उपरोक्त सभी आंसर जाएगा आपका डी आंसर जाएगा 69 का। 70 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो 70 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा। क्या बोला गया 70 नंबर के क्वेश्चन में? तो दूसरों, यहाँ पे बोला गया है दूसरों द्वारा बालों के उखाड़े जाने पर वेदना का न होना कितने दिन का अरिष्ट है? ऑप्शन ए है 1 दिन का, ऑप्शन बी है 6 दिन का, ऑप्शन सी है 15 दिन का और ऑप्शन डी है 1 माह का। दूसरों के द्वारा बालों को उखाड़े जाने पर वेदना का न होना कितने दिन का अरिष्ट है? फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो फाइनल आंसर है 6 डेज का। आंसर जाएगा आपका 70 का बी। 71 नंबर के क्वेश्चन की ओर आते हैं, मैच करते चलो। 71 नंबर का जो क्वेश्चन है ये रहा। क्या बोला गया 71 में? तो मुख, कान और ओष्ठ का कौन सा वर्ण अरिष्ट रूप है? बताओ, मुख, कान और ओष्ठ का कौन सा वर्ण अरिष्ट रूप है? ऑप्शन ए है आपका शुक्ल, ऑप्शन बी है स्याव, ऑप्शन डी है नील और ऑप्शन सी है नील और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। 71 नंबर के क्वेश्चन का आंसर दो। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करो। तो शुक्ल, श्याव, नील सभी आ जाएगा। तो डी आंसर जाएगा आपका 71 का। 72 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो 72 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा। क्या बोला गया है? तो निम्न में से कौन से लक्षण युक्त रोगी व स्वस्थ व्यक्ति का आयु क्रमशः 2 दिन 6 रात्रि तक निर्देशित की गई है? निम्न में से कौन से लक्षण युक्त रोगी व स्वस्थ व्यक्ति का आयु क्रमशः 3 दिन व 6 रात्रि तक निर्देशित की गई है? 72 नंबर का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है आपका भौ अथवा सिर पर अनेक सीमंत का होना, ऑप्शन बी है भौ अथवा सिर पर अवर्तक का होना, ऑप्शन सी है आपका उपरोक्त दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन अच्छे से समझो। नाउ फाइनल आंसर बताओ। ठीक है, फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो यहाँ पे आपका जो है उपरोक्त दोनों आ जाएगा, यानी कि सी आंसर जाएगा आपका। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 73 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ। 73 नंबर का क्वेश्चन ये रहा।
क्या बोला गया है? जटिभूतानि पक्ष्माणि दृष्टि शापी निग्रहे। यह किस अरिष्ट के संदर्भ में आया है? क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो। पढ़ लिए? नाउ 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए जो है वो क्या बोला गया है? सिर प्रति छाया विषयकरिष्ठ। ऑप्शन बी बोला गया है नेत्र विषयकरिष्ठ। ऑप्शन सी बोला गया है भ्रू विषयकरिष्ठ। और ऑप्शन डी बोला गया है केश विषयकरिष्ठ। तो 73 का आंसर आप लोग को बताना है। तो फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो ये मेनली किसके संदर्भ में आए हैं? तो ये मेनली आपका नेत्र विषयकरिष्ठ के संदर्भ में है। तो 73 का आपका बी आंसर होगा। नाउ 74 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो 74 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा। क्या पूछा गया 74 नंबर के क्वेश्चन में? तो मुख के आधे भाग में ग्लानि और आधे भाग में हर्ष, यह किसका लक्षण है? 74 नंबर का क्वेश्चन है, मुख के आधे भाग में ग्लानि और आधे भाग में हर्ष, यह किसका लक्षण है? ऑप्शन ए है आपका राक्षस लक्षण। ऑप्शन बी है आपका प्रेत लक्षण। ऑप्शन सी है आपका सर्प लक्षण। और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। 74 नंबर का क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो। नाउ 4 ऑप्शन आपके सामने। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो फाइनल आंसर है आपका प्रेत लक्षण। बी आंसर जाएगा 74 का। नहीं, 75 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 75 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ और वो क्वेश्चन रहा ये। क्या बोला गया है? तू स यस्य उपलभ्यते निमित्ते यथोक्ता, किसके संदर्भ में आए हैं? किसके संदर्भ में आए हैं आपके? 4 ऑप्शन है आपका। ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए है आपका प्रत्यात्म नियता। ऑप्शन बी है आपका लक्षण निमित्ता। ऑप्शन सी है आपका लक्ष्य निमित्ता। और ऑप्शन डी है निमित्तानुरूप। क्वेश्चन अच्छा समझो। 75 नो फाइनल आंसर दो। तो मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ। तो ये किसके लिए है? तुषा यस्य उपलभ्यते निमित्ते यथोक्ता। तो ये मिल लिया आपका लक्ष्य निमित्त के लिए है। आंसर जाएगा सी 75 का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 75 के बाद में 76 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 76 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या बोला गया 76 नंबर के क्वेश्चन में? तो इंद्रिय स्थान में वर्णित विषय कौन से हैं? तो इंद्रिय स्थान में वर्णित जो विषय है वो कौन से हैं, ये आपको आंसर देना है। ऑप्शन ए आपका वर्ण स्वर गंध। ऑप्शन बी है स्वप्न दर्शन। ऑप्शन बी है स्वप्न दर्शन। और ऑप्शन सी है आपका भेषज विकार युक्ति। और ऑप्शन डी है आपको उपयुक्त सभी। 76 का आंसर देना है आप लोगों को। इंद्रिय स्थान में वर्णित विषय कौन से हैं? तो भेषज विकार युक्ति, स्वप्न दर्शन, स्वर, वर्ण, गंध। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो उपयुक्त सभी जाएगा यहाँ पे। डी आंसर जाएगा 76 का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ, दैट इज 77 नंबर क्वेश्चन। 77 नंबर क्वेश्चन ये रहा। जर्ज स्वर है। तो जर्ज स्वर है, ऑप्शन ए है प्राकृतिक स्वर। ऑप्शन बी है विकृत स्वर। ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों। और ऑप्शन डी है उपरोक्त कोई नहीं। जर्ज स्वर है, आपको बताना है। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लेना। तो जर्ज स्वर क्या है? प्राकृतिक स्वर को बोला गया है। तो 77 का आपका आंसर जाएगा ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 77 के बाद में 78 नंबर के क्वेश्चन की ओर। तो 78 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा। क्या बोला गया है 78 में? तो यहाँ पे आपका बोला गया है इंद्रिय स्थान अनुसार विकृति के भेद हैं। इंद्रिय स्थान अनुसार विकृति के भेद हैं। 78 नंबर का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है आपका 2। ऑप्शन बी है आपका 3। ऑप्शन सी है आपका 4। और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। 78 नंबर का क्वेश्चन आप लोग देखो जल्दी। तो यहाँ पे एक मिनट, हाँ, जर्ज स्वर का मैंने क्या बोला था? प्राकृतिक स्वर है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। जर्ज स्वर जो है वो प्राकृतिक स्वर है। ये आएगा आंसर इसका। और 78 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये है। क्या बोला गया है देख लो, बताओ। इंद्रिय स्थान अनुसार विकृति भेद है 2, 3 और 4। फाइनल आंसर बता रहा हूँ। इंद्रिय अनुसार विकृति के जो भेद हैं वो 3 बताए गए हैं। बी आंसर जाएगा 78 का। 79 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं।
मैच करते चलो। तो 79 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा। निम्न में से मनुष्य का प्राकृतिक वर्ण नहीं है। निम्न में से मनुष्य का प्राकृतिक वर्ण नहीं है। ऑप्शन ए है आपका कृष्ण, ऑप्शन बी है आपका श्याव, ऑप्शन सी है आपका ऑप्शन बी है श्याम, ऑप्शन सी है श्याव और ऑप्शन डी है आपका अवदात। कौन सा जो है मनुष्य का प्राकृतिक वर्ण नहीं है? फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो जो श्याव है वो क्या है, प्राकृतिक वर्ण नहीं है। सी आंसर जाएगा यहाँ पे 79 का। नाउ 80 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 80 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या बोला गया 80 नंबर के क्वेश्चन में? तो प्राकृतिक वर्ण में सम्मिलित है। प्राकृतिक वर्ण में सम्मिलित है, बताओ। ऑप्शन ए है आपका अवदात, श्वेत, गौरव, श्याव। ये चीज़ हमने अभी भी पढ़ लिया है, एक और में अलग अलग था उस टाइम, अभी याद होगा तो आप लोग बता पाओगे आसानी से। तो ऑप्शन बी है कृष्ण, श्वेत, अरुण, नील और ऑप्शन सी है श्याव अवदात, अवदात श्याव कृष्ण। कौन है जो प्राकृतिक वर्ण है? तो इसमें अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ। तो कृष्ण, श्वेत, अरुण, नील, ये क्या प्राकृतिक वर्ण है? आंसर क्या आ जाएगा आपका? नहीं, सॉरी, यहाँ पे आपका जो है श्याव, अवदात, अवदात, श्याम और कृष्ण, ये जो है आपके प्राकृतिक वर्ण है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, श्याम, अवदात, अवदात, श्याम, कृष्ण, ये आपके प्राकृतिक वर्ण है। तो सी आंसर जाएगा यहाँ पे 80 का सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 81 नंबर का क्वेश्चन, ये मैंने प्लॉट कर दिया है। बताओ। तो यहाँ पे बोला गया है अप्येवं तु भवेत पुष्पम फलेनानु अनुबंधित यत् फलम चापि भवेत किंचित आज्ञा पुष्पम न पूर्वजम। यह किसके संदर्भ में है, बताओ। 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है, पहले क्वेश्चन अच्छे से समझ लो। नाउ 4 ऑप्शन इज, फर्स्ट ऑप्शन है आपका रस पंचक के विषय में, ऑप्शन बी है अरिष्ट के विषय में, ऑप्शन सी बोला गया है ज्वर के मृत्यु कारक लक्षण और ऑप्शन डी है आपका गर्भ उत्पत्ति के विषय में। फाइनल आंसर आप लोग बताओ। नो फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना 81 का। तो फाइनल आंसर है आपका ये किसके, अरिष्ट विषयक में आया है। तो आंसर जाएगा आपका बी। नाउ 82 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 82 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा। क्या बोला गया है 82 नंबर के क्वेश्चन में? तो स्वाभाविक अग्नि को किस रूप में देखना अरिष्ट स्वरूप है। तो स्वाभाविक अग्नि को किस रूप में देखना अरिष्ट स्वरूप है, ये 82 नंबर का क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है नील, ऑप्शन बी है कृष्ण, ऑप्शन सी है रक्त और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। स्वाभाविक अग्नि को किस रूप में देखना अरिष्ट का स्वरूप है, 82 नंबर का क्वेश्चन। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लेना। तो स्वाभाविक अग्नि को नील व कृष्ण दोनों रूप में देखना अरिष्ट का स्वरूप है। मैच करते चलो। तो 82 का आपका डी आंसर जाएगा। नाउ 83 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 83 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा। क्या बोला गया 83 नंबर के क्वेश्चन में? तो 83 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है इंद्रियों की परीक्षा किस प्रमाण से करनी चाहिए। तो इंद्रियों की परीक्षा किस प्रमाण से करनी चाहिए? ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष प्रमाण, ऑप्शन बी है अनुमान प्रमाण, ऑप्शन सी है आप्तोपदेश और ऑप्शन डी है युक्ति। बहुत इजी क्वेश्चन है। फाइनल आंसर आप लोग पुटअप कर लो। अब मैं आंसर बता रहा हूँ। तो इंद्रियों की जो परीक्षा है वो किस प्रमाण से करनी चाहिए? तो अनुमान प्रमाण से करनी चाहिए। यहाँ पे आपका जाएगा बी आंसर। नाउ 84 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो 84 नंबर का जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे ये रहा। क्या बोला गया 84 नंबर के क्वेश्चन में? तो जिस स्वप्न को देखने के बाद निद्रा ना आए वह स्वप्न कैसा होता है। तो जिस स्वप्न को देखने के बाद निद्रा ना आए तो वह स्वप्न कैसा होता है। ऑप्शन ए है आपका फलदायक, ऑप्शन बी है निष्फल, ऑप्शन सी है अल्प फलदायक और ऑप्शन डी है पूर्ण फलदायक। 84 का आंसर बताओ। नाउ फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो जो निद्रा न आए तो ऐसा स्वप्न पूर्ण फलदायक होता है। तो 84 का आपका डी आंसर जाएगा। नाउ 85 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो 85 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा। क्या बोला गया 85 नंबर के क्वेश्चन में? तो असतमः पश्यति या शृणोतप्य सतः स्वन, यहाँ पे आपका बोला गया स्वनान किस रोग के विषय में आया है। क्वेश्चन अच्छे से समझो पहले तो।
समझ लिए? नौ 4 ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन ए उन्माद, ऑप्शन बी अपस्मार, ऑप्शन सी गुल्म और ऑप्शन डी रक्तपित्त। 85 नंबर का क्वेश्चन अच्छे से समझो। नाउ 4 ऑप्शन। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो ये मेनली अपस्मार के संबंध में आए हैं। बी आंसर जाएगा 85 का। 86 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं अब। तो 86 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या बोला गया 86 नंबर के क्वेश्चन में? तो उत्तम भोजन करने पर भी जिसके बल की हानि क्रमशः होती है, उस रोगी की मृत्यु किस रोग से होती है? तो उत्तम भोजन करने पर भी जिसके बल की हानि क्रमशः होती है, उस रोगी की मृत्यु किस रोग से होती है? ऑप्शन ए है आपका यक्षमा, ऑप्शन बी है रक्तपित्त, ऑप्शन सी है उन्माद और ऑप्शन डी है अपस्मार। 86 नंबर का आंसर बताओ। तो फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो उत्तम भोजन करने पर भी जिस बल की हानि क्रमशः होती है, उस रोगी की मृत्यु किस रोग से होती है? तो आपका उन्माद से होती है। सी आंसर जाएगा आपका 86 का। फिर 87 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो 87 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ। तो वो रहा ये। क्या बोला गया 87 नंबर के क्वेश्चन में? आप देख सकते हो कौन से व्याधि का अरिष्ट है। पहले श्लोकास अच्छे से पढ़ लो। जयंते स्वप्ने किस व्याधि अरिष्ट का लक्षण है 87? ऑप्शन ए है आपका गुल्म, ऑप्शन बी है रक्तपित्त और ऑप्शन सी है कास और ऑप्शन डी है कुष्ठ। तो 87 का फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो 87 का फाइनल आंसर है आपका डी, कुष्ठ के लिए बोला गया ये। नाउ 88 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो 88 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा। क्या पूछा गया 88 नंबर के क्वेश्चन में? तो दुर्बल व कृश रोगी में कौन से दो रोग एक साथ होना अरिष्ट सूचक होते हैं? तो दुर्बल व कृश रोगी में कौन से दो रोग एक साथ होना अरिष्ट सूचक होता है? ऑप्शन ए है अनह अतिसार, ऑप्शन बी है अनह अति तृष्णा, ऑप्शन सी है आपका ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। 88 नंबर का आंसर आप लोग को बताना है। नो फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लेना। तो दुर्बल व कृश रोगी में कौन से दो रोग एक साथ होने पर अरिष्ट सूचक होते हैं? तो आंसर है आपका अनह अतिसार और आपका अनह अति तृष्णा, यानी कि सी का आंसर जाएगा आपका बी, सॉरी सी, 88 का आपका सी। उसके बाद में 89 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ। तो 89 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा। किस प्रकार के रोगों के शीघ्र बढ़ने पर रोगी शीघ्र मर जाते हैं? 89 नंबर का क्वेश्चन है, किस प्रकार के रोगों के शीघ्र बढ़ने पर रोगी शीघ्र मर जाते हैं? ऑप्शन ए है आपका विरुद्ध योनि, ऑप्शन बी है समान योनि, ऑप्शन सी है विरुद्धोक्रम और ऑप्शन डी है ए और सी दोनों। 89 नंबर का क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। नाउ फाइनल आंसर पुटअप करो। अब फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो किस प्रकार के रोगों के शीघ्र बढ़ने पर रोगी शीघ्र मर जाते हैं? तो विरुद्ध योनि और आपका विरुद्धोक्रम, यानी कि डी आंसर जाएगा यहाँ पे 89 का आपका डी। 90 नंबर के क्वेश्चन की ओर अब आते हैं। तो 90 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा। बताओ, बलम च हीयते शीघ्रम तृष्णा च अपि प्रवर्धते चायते हृदय शूलम च तम भीषक। यह किसके संदर्भ में है? ऑप्शन ए है याप्य रोग, ऑप्शन बी है कृच्छ साध्य रोग, ऑप्शन सी है अचिकित्सकीय रोग और ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। बताओ इसका आंसर। एक मिनट। हाँ बताओ, चलो फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लेना। तो 90 का आपका है अचिकित्सकीय रोग के लिए आया है। ये किसके लिए आया है? अचिकित्सकीय रोग के लिए आया है। सी आंसर जाएगा इसका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 91 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। 91 नंबर का क्वेश्चन आपका बोला गया है, न तस्मय भेषजम दज्ञात स्मरण्य त्रय, यहाँ पे आपका बोला गया स्मरण्य त्रय शासनम, यह किस रोग के विषय में आया है? ऑप्शन ए है आपका हिक्का, ऑप्शन बी है अतिसार, ऑप्शन सी है ज्वर और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। 91 नंबर का आपको आंसर देना है।
क्वेश्चन समझ लिए, नाउ आंसर। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच करना। तो ये मिल लिया आपका हिक्का और अतिसार दोनों के लिए है, तो आंसर जाएगा आपका डी 91 का। 92 नंबर के क्वेश्चन की ओर अब आते हैं। तो 92 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा। क्या बोला गया है? तो डैश छाया रुक्ष स्याव अरुण वणी एवं प्रभाव रहित होती है। तो बताओ, डैश छाया रुक्ष स्याव अरुण वर्णी एवं प्रभाव रहित होती है। ऑप्शन ए है आपका आग्नेय, ऑप्शन बी है वायवीय, ऑप्शन सी है अम्भाषी और ऑप्शन डी है नाभाषी। 92 नंबर का आंसर बताओ। नो फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो वायवीय होती है, बी आंसर जाएगा 92 का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 93 नंबर का जो क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने प्लॉट कर रहा हूँ, दैट इज ये है। निम्न में से शुभ फल देने वाली छाया नहीं है। कौन सा जो है शुभ फल देने वाली छाया नहीं है? तो ऑप्शन ए है आपका अम्बसी, ऑप्शन बी है आपका वायवी, ऑप्शन सी है नाभि नभसी और ऑप्शन डी है आग्नेयी। बताओ 93 का। इजी है, फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो शुभ फल देने वाली छाया नहीं है, तो वायवीय को बोला गया है, बी आंसर जाएगा इसका। 93 के बाद में 94th नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 94th नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा। क्या बोला गया है? निम्न में से कौन सा लक्षण दिखाई देने पर रुग्ण की 45 दिनों में मृत्यु हो जाती है, 45 डेज में मृत्यु हो रही है? ऑप्शन यहाँ पे 4 है आपके। ऑप्शन ए है आपका बलमास है, ऑप्शन बी है आरोच और ऑप्शन सी है रोग वृद्धि और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। 94th का आंसर बताना है। 45 डेज में कौन से लक्षण दिखाई देने पर मृत्यु होती है? तो फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो बलमास है, आरोच, रोग वृद्धि, तो डी आंसर जाएगा आपका उपरोक्त सभी। तो 94th का डी। और 95th नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 95th नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा। क्या पूछा गया 95th नंबर के क्वेश्चन में? तो यहाँ पे बोला गया है निम्न में से किन व्याधियों में मांस बल क्षय होने पर रुग्ण अचिकित्सकीय है? तो निम्न में से किन व्याधियों में मांस बल क्षय होने पर रुग्ण अचिकित्सकीय है? ऑप्शन ए है आपका वात व्याधि, ऑप्शन ए है वात व्याधि राज्यक्षमा, ऑप्शन बी है सोप उदर गुल्म और ऑप्शन सी है मधुमेह कुष्ठ अपस्मार और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। फाइनल आंसर बताओ जल्दी से। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, तो उपयुक्त सभी जाएगा इसमें, मैच करते चलो। और 96 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे आते हैं। तो 96 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या बोला गया 96 नंबर के क्वेश्चन में? तो निम्न में से किसका जल में डूबना रोगी के अंतकाल का सूचक है? निम्न में से किसका जल में डूबना रोगी के अंतकाल का सूचक है? ऑप्शन ए है आपका निष्ठीवन, ऑप्शन बी है मल, ऑप्शन सी है शुक्र और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। 96 का आंसर बताना है आप लोगों को। फाइनल आंसर बता रहा हूं, तो निष्ठीवन, मल, शुक्र तीनों का जल में डूबना क्या है? मृत्यु काल का सूचक है। आंसर क्या जाएगा आपका? अंतकाल का सूचक है, अंतकाल का सूचक है, तो आपका उपयुक्त सभी जाएगा यहाँ पे। तो 96 का आपका डी आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। रेफरेंस आप लोग चेक कर सकते हो, 9/18 का है। तो यहाँ पे आपका 97 नंबर का क्वेश्चन है। तृष्णा के साथ किस शोथ से पीड़ित रोगी की जीवन लीला शीघ्र नष्ट हो जाती है? ऑप्शन ए है वातशोथ, ऑप्शन बी है पित्तशोथ, ऑप्शन सी है कफशोथ और ऑप्शन डी है सन्निपातशोथ। 97 नंबर का क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो पहले। नाउ 4 ऑप्शन। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो मेनली वातशोथ इसके लिए जाएगा, तो 97 का ए। नाउ 98 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो 98 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा। किन व्याधि से एक ही समय में आक्रांत होना सद्य मारक माना जाता है? तो किन व्याधियों से एक ही समय में आक्रांत होना सद्य मारक माना जाता है? ऑप्शन ए है तृष्णा श्वास, ऑप्शन बी है शिरोरोग मोह, ऑप्शन बी है दौर्बल्य अतिसार कुंजन और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। 98 नंबर का आंसर देना है आपको। किन व्याधि से एक ही समय में आक्रांत होना सद्य मारक माना जाता है? फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो उपरोक्त सभी जाएगा यहाँ पे, 98 का आपका डी जाएगा। फिर 99 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो 99 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ, दैट इज़ ये।
क्या बोला गया इस क्वेश्चन में? तो क्रिया प्रथम अतिक्रांतम केवलम देहम देहम आप्लुता, यह अरिष्ट लक्षण किस आचार्य ने कहा है? आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत, आचार्य वांगभट और आचार्य कश्यप। जल्दी इसका आंसर बताओ। फाइनल आंसर मैं दे रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लेना। वैसे सभी तो समझदार ही हो, चरक ही आएगा यहाँ पे क्योंकि इंद्रिय स्थान चल रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का 100 नंबर का। ललाट पर चंद्रमा के समान अनेक रेखाओं से भरे हुए दिखाई देना कितने समय का रिश्ते हैं? तो ललाट पर चंद्रमा के समान अनेक रेखाओं से भरा हुआ दिखाई देना कितने समय का रिश्ते हैं? ऑप्शन है 1 पक्ष और ऑप्शन बी है 1 मास, ऑप्शन सी है 6 मास और ऑप्शन डी है 1 वर्ष। 100 का आंसर दो। नाउ फाइनल आंसर मैं पुटअप कर रहा हूँ, अपने अपने आंसर मिला लेना। तो 6 मास का, इसको भी रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पे अपन लोगों ने ब्रह्मास्त्र के 8 पार्ट कंप्लीट किया। नाउ इसके आगे अपन जो है नेक्स्ट में देखेंगे। तो जितना भी आपका नंबरिंग हुआ है, जैसे एबल करता हूँ ग्रुप सेंड कर दिया करो, ताकि पता चले आप लोगों को कि सभी लोग को भेजना है, बस ये मैं बोल रहा हूँ। ओके, और अभी के लिए थैंक यू।